हेलो। हेलो। देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस में हिस्टोरिकल स्कूल बताया जा रहा था और हिस्टोरिकल स्कूल में आपको सर हेनरी मेन का जो सिद्धांत है कि अब तक यानी कि बताया गया आपका 1861 तक अब तक प्रगतिशील या विकासशील या प्रोग्रेसिव सोसाइटी का संचलन यानी कि यह सिद्धांत आदिम समाज के लिए नहीं है, केवल किस समाज के लिए है? विकासशील। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर रहा है, हैसियत से पारिस्थितिक हैसियत से संविदा की ओर रहा है। और कल आपका डिटेल में बताया गया था, आपका हैसियत बताई गई थी क्या है, संविदा क्या है। फिर एक बार समझिए, हैसियत में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहता, उसकी इच्छा या उसके जो विधिक राइट हैं, लीगल राइट हैं, वह दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। और तमाम उदाहरण आपको बताया गया था कल, भारत से लेकर और विदेशों तक। इसी में एक बात आपका और बताई गई थी, आपका इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बन सकता है। आपका आईपीसी का सेक्शन 497 जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में, और जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने। और इन्होंने कहा कि एडल्ट्री के बारे में कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि पत्नी का जो व्यक्तित्व है, जो पत्नी के अधिकार हैं, वो पृथक हैं, पति की इच्छा पर निर्भर नहीं करते। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कोई विवाहित स्त्री अपने पति की सम्मत के बिना भी अपनी सम्मत से, स्वतंत्र सम्मत से, फ्री कंसेंट से किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक रिलेशन बनाती है, तो अब इसे ऑफेंस या अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो शुद्ध रूप से आगे बढ़ा मामला, ये कॉन्ट्रैक्ट टू मैंने आपका स्टेटस टू कहाँ जा रहा है? आपका कॉन्ट्रैक्ट की ओर। चूंकि सर हेनरी मेन का सिद्धांत आपका कह सकते हैं कि ये सिद्धांत इन्होंने 1861 में दिया। तत्पश्चात अब आगे बढ़ा जाए, अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो अब जो नियम है इसके विपरीत जा रहा है। विपरीत मतलब रिवर्स गियर में। रिवर्स गियर का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि पुनः समाज कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस की ओर बढ़ रहा है, अर्थात संविदा से पारिस्थिति की ओर इसका संचलन हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ जे में अटैक किया है कि कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रोफेसर एलेन ने दिया। याद करना है किसने? प्रोफेसर एलेन ने दिया। और कुछ इसके उदाहरण हमें देखना है। देखिए आपका, फिर एक बार देखिए, चूंकि संविदा में व्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है और व्यक्ति अपनी शर्तों पर अपने अधिकार का निर्धारण करता है और कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट या समझौता करता है। स्टेटस में होता क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती थी जब सर हेनरी मेन थे, लेकिन वर्तमान समय का जो स्टेटस है, परिस्थिति है, यह स्टेटस उदारवादी है। और ये स्टेटस इसलिए दिया, स्टेटस के आधार पर लीगल राइट इसलिए दिए गए हैं कि व्यक्ति को शोषण से, दासता से
इत्यादि से स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यानी कि पुराना स्टेटस आपका कह सकते हैं कि कठोर था, लेकिन जो नवीन स्टेटस का सिद्धांत है वह किस ओर बढ़ कैसा है, उदारवादी। वर्तमान समय में तमाम ऐसे कानून पास किए गए, तमाम ऐसे नियम कायदे हैं जो इस आपका जहाँ की व्यक्तियों के राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं बल्कि उनकी हैसियत के आधार पर निर्धारित होती हैं। अब यहाँ से पुनः इंटरव्यू में क्वेश्चन बनना शुरू होता है। आपका पहला हम उदाहरण देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेटस के आधार पर अधिकार दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं। आप देख सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे तो आपका देखेंगे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब मानक संविदा। मानक संविदा होती क्या है, तो एक उदाहरण रेलवे का दिया जाए। मानक संविदा में एक पक्षकार क्या होता है, अपनी शर्तें बता देता है, दूसरे पक्षकार के पास कोई विकल्प नहीं रहता, उन शर्तों को या तो वह स्वीकार करे या इनकार करे। सबसे अच्छा उदाहरण रेलवे का रिजर्वेशन का देखा जाए। मान लीजिए आप रेलवे में टिकट बुक कराने गए हैं, तो आप अपनी ओर से आप कोई शर्त नहीं लगाते। रेलवे एक छपा छपाया फार्म देता है, आप उस फार्म को भर देते हैं और रेलवे जबरदस्ती आपके ऊपर तमाम शर्तें थोप देता है। लेकिन कानून ये कहता है कि आपका रेलवे द्वारा ये शर्तें थोपे जाने से और आपके स्वीकार करने से ये शर्तें मान्य नहीं होंगी, और न्यायालय अगर शर्तें अनजस्ट हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, तो न्यायालय शर्तों को मानने से इनकार कर देते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा आदमी है, एक गरीब आदमी है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है, जो प्रावधान है या शर्तें हैं, वह आपका न्यायालय को अनुचित दिखाई देते हैं। तो न्यायालय संविदा से गवर्न नहीं होता बल्कि हैसियत देखता है कि एक आपका बहुत बड़ा आदमी है, एक छोटा आदमी है, तो बड़ा आदमी छोटे आदमी की इच्छा को दबा सकता था और ये शर्तें मानी नहीं जाएंगी। अगला जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका बना है वह कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर बना है, और उसी को इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार रखना है। जो इंटरव्यू में क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस में यहाँ बना है कि जो ये रिजर्वेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आपका, वह कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर दिया गया है कि स्टेटस या परिस्थिति या हैसियत के बेस पर। तो आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर न बताइए, ये बताइए कि ये जो आरक्षण दिया गया है यह हैसियत के आधार पर दिया गया है, न कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। यानी कि प्रोफेसर एलन सही ही कहते हैं कि अब समाज पुनः रिवर्स गियर में जा रहा है और हैसियत के आधार पर व्यक्ति के अधिकारों का क्या किया जा रहा है, निर्धारण। अब दो तीन उदाहरण यहाँ देखिए। आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 23 हो गया, आर्टिकल 24 हो गया, और जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि डीपीएस हैं, ये सभी स्टेटस के आधार पर लोगों को हक दिए हैं, न कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर।
अब एक उदाहरण आपका निश्चित तौर पे बताया जाएगा, सभी अनुच्छेदों का उदाहरण बताना संभव नहीं है। एक आपका आर्टिकल 16 का क्लाज 4 हम बता रहे हैं, यानी कि अनुच्छेद 16 का कौन सा क्लाज 4 हम बता रहे हैं। आइए देखा जाए। अनुच्छेद 16 का क्लाज 4 ये रिजर्वेशन या आरक्षण का आधार माना जाता है। ये आईएएस में जे में क्वेश्चन बना है कि रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है, तो 16 के अनुच्छेद 16 के क्लाज 4 में। ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, आपका जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, यानी कि जो सोशल और आपका कह सकते हैं एजुकेशनल रूप से जो बैकवर्ड क्लास हैं, एससी को और एसटी को। तो आखिर ये जो आरक्षण दिया गया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर दिया गया है? नहीं, इनकी समाज में हैसियत के आधार पर दिया गया है। अर्थात पिछड़ा वर्ग वह होगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, यानी कि जो समाज के लोग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें उनकी हैसियत के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि वह भी समाज में बराबरी में आ जाएं। और ये शुद्ध रूप से कॉन्ट्रैक्ट टू कहाँ बढ़ रहा है, स्टेटस, संविदा के आधार पर नहीं। फिर आपका अगला आप देख सकते हैं वेवियर ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकारों का त्याग करना या मूल अधिकारों का अभित्यजन या छोड़ देना। मूल अधिकार संविदा से गवर्न नहीं होते। संविदा करके आप मूल अधिकार को त्याग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट ज़्यादा हैं, ये व्यक्ति के हैसियत के आधार पर दिए गए हैं और संविदा करके इसे विफल नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमें देखना है, लास्ट में हम आते हैं ऐतिहासिक विचारधारा का भारत में महत्व क्या है। अर्थात क्या हिस्टोरिकल स्कूल के विचारों को भारतीय कानूनों में मान्यता दी गई है कि नहीं, ये देखना है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में जब हम देखेंगे तो प्राचीन काल से उठाते हैं और उसके बाद देखिए किन किन कानूनों में देखना है। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है। फिर आपका साक्ष्य अधिनियम में देखा जाएगा। फिर थोड़ा हिंदू लॉ देखा जाएगा। फिर आपका थोड़ा बहुत मुस्लिम लॉ हम देखेंगे। फिर आपका टीपीए में हम देखेंगे और फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। और ये हम देखेंगे कि क्या भारत में हिस्टोरिकल स्कूल के विचारकों का विचार ला माना गया है कि नहीं। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए। हिस्टोरिकल स्कूल के विचारक ये कहते हैं कि जो ये कस्टम है, कस्टम यानी कि प्रथा, या जो यूजेज हैं, यूजेज मतलब कि रूढ़ि, ये कानून है, यही कहते हैं मुख्य रूप से। अब ये क्या जो ट्रेडिशन या परंपरा या प्रथा है या रूढ़ि है, भारतीय कानून में इसे विधि का दर्जा प्रदान किया गया है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम कहाँ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम संविधान में देखें तो संविधान का अनुच्छेद 13 3A, आइए हम उठाते हैं संविधान का अनुच्छेद 13 3A।
में विद शब्द को बताया गया है और विद शब्द में 8 बातें रखी गई हैं। इन 8 बातों में 2 बातें प्रथा और रूढ़ हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भारत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कस्टम और यूजेज को ला मानता है। और किस अनुच्छेद में माना गया है? तो आर्टिकल 13(3)(a) में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई प्रथा है, रूढ़ है और हमारे मूल अधिकारों से विपरीत है, तो ऐसी दशा में वह प्रथा और रूढ़ उस मात्रा तक वायड होगी, शून्य होगी, बातिल होगी, जिस मात्रा तक वह हमारे मूल अधिकारों के अगेंस्ट हैं, विपरीत हैं। यानी कि प्रथा और रूढ़ और हमारे फंडामेंटल राइट में टकराव होता है तो कौन किसको मान्यता दी जाएगी? हमारे फंडामेंटल राइट को। ये बात कहाँ बताई गई है? आर्टिकल 13 में बताई गई है। अगला देखिए, दूसरा हम उठाते हैं साक्ष्य अधिनियम। जो एविडेंस एक्ट में प्रथा और रूढ़ के बारे में प्रावधान बताया जाएगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। झारखंड में भी बना था, बिहार में भी बना था, बिहार आपका जे में भी बना था। गलत न हो, एविडेंस एक्ट में कहाँ कहाँ प्रथा और रूढ़ के बारे में प्रावधान किया गया है, एक जगह सेक्शन कम से कम तैयार रखिए। और देखिए, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कंपटीशन में बन रहा है। जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 13 यानी कि धारा 13 में प्रथा रूढ़ है। फिर धारा 13 के बाद सेक्शन 48 में दिया गया है। यानी कि कौन सा सेक्शन? 48। फिर आपका जो धार्मिक समुदाय हैं या धार्मिक निकाय हैं, उनकी प्रथाओं का वर्णन 49 में किया गया है। फिर आपका 32 का क्लाज 4 में किया गया है। फिर आपका 32 के क्लाज 7 में किया गया है। और फिर आपका सेक्शन 92 का प्रोविजो यानी कि परंतुक नंबर 5 में किया गया है। इसको फिर एक बार हम दोहरा देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रथा या रूढ़ के बारे में प्रावधान कहाँ कहाँ है? आप घर पे भाई देखेंगे बैरक से आपका, लेकिन हम एक एक लाइन बता दे रहे हैं। सेक्शन याद रखिएगा। कौन सा सेक्शन है? पहला 13, दूसरा कौन सा? 48, तीसरा कौन सा? 49, चौथा कौन सा? सेक्शन 32 का क्लाज कौन सा? 4। फिर अगला कौन? 32 का क्लाज कौन सा? 7। और अंतिम हमने बताया सेक्शन 92 का प्रोविजो या परंतुक नंबर 5। मेंस में भी बिहार जे में आया था। आपका संदिग्धता या एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट आया था, आगे बताया जाएगा। साक्ष्य अधिनियम के बाद हमें हिंदू लॉ पर आना है। जहाँ तक हिंदू लॉ की बात है, क्या हिंदू विधि में जो प्राचीन परंपराएं और प्रथाएं थी, क्या उनको संरक्षित किया गया है कि नहीं? या क्या सभी प्रथाओं को नेस्तनाबूद कर दिया गया? तो आपका जवाब रहेगा, हिंदू लॉ के तहत सभी पुरानी प्रथाओं को समाप्त नहीं किया गया है। भले एक्ट बन गया हो, लेकिन कुछ प्रथाएं आज भी क्या हैं? जीवित। जैसे कि आपका सबसे पहले उठाएंगे
हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी कि 1955 का सेक्शन 5 उठाएंगे और सेक्शन 7 उठाएंगे, और सेक्शन 5 का क्लाज भी उठाना है, क्लाज 4 उठाना है, और क्लाज आपका 5 उठाना है। देखिए क्या कहा गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के क्लाज 4 और 5 में जो कस्टम और यूजेज हैं उसको समाहित किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें ये है कि अगर दोनों पक्षकार सपिंड हों या दोनों पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आते हों, प्रोविटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हों, तो ऐसी दशा में उनके बीच जो मैरिज होगी वह वाइड होगी, यानी कि वह क्या होगी, शून्य। लेकिन लेकिन इसी सेक्शन में कहा गया है, इसी खंड में कहा गया है कि यदि पक्षकारों के बीच ऐसा कस्टम या यूजेज है जो सपिंड में भी या प्रतिसिद्ध नातेदारी में भी विवाह को मान्यता प्रदान करता है, तो वह विवाह वैलिड होगा, वाइड या शून्य नहीं होगा। ये ये आपका कहाँ किया गया है, आपका सेक्शन 5 के किस क्लाज में, 4 और 5। सेक्शन 7 को अच्छे से देखना है। जो हिंदू विवाह में एक है 7 स्टेप का मामला, कि विवाह तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे न ले लिया गया हो और इस परंपरा को बचाया गया है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के किस सेक्शन में, 7 में। इसको आगे बताया जाएगा। इसके बाद डिवीजन, यानी कि जो विभाजन का नियम है, फिर कुछ आपका उत्तराधिकार का नियम है, सक्सेशन का नियम है, इत्यादि जगहों पर आपका कुछ प्रथाओं को भी आपका संरक्षण दिया गया है। अब उतना डिटेल में बताना संभव नहीं है, वैसे जो लोग एलएलएम करते हैं उनके लिए पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ इन प्रथाओं को क्या करना पड़ेगा, पूरे डिटेल में पढ़ना है। अगला आइए मुस्लिम लॉ में देखा जाए। जहाँ तक मुस्लिम विध की बात है, मुस्लिम लॉ में जिन प्रथाओं को प्रॉफिट या मोहम्मद पैगंबर साहब ने प्रतिसिद्ध नहीं किया और अरब समाज में उनके पहले से ही क्या थी, प्रचलित, वे प्रथाएं आज भी मुस्लिम विध का क्या मानी जाती हैं, स्रोत। ये याद रखना। फिर आपका टीपीए में आ जाना है। अगर संपत्ति के अंतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कस्टम है, प्रथा है, रूढ़ है और टीपीए का विरोधी नहीं है, यानी कि टीपीए या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के विरोध में वो नहीं है, तो ऐसी दशा में भले टीपीए बन गई हो, आज भी वे परंपराएं क्या रहेंगी, कायम। तो टीपीए की ये कौन सी धारा बताती हैं, प्रथा रूढ़ को प्रोटेक्ट कुछ करती हैं, तो टीपीए की कौन सी धारा मार्क कराएंगे, 2। और कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 1 ही है, जाकर एक बार देखिएगा, 2 नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सा सेक्शन है, 1, जहाँ की संविदा से संबंधित प्रथाओं और रूढ़ियों को जो संविदा अधिनियम के विपरीत नहीं है, आज भी वे प्रथाएं रूढ़ियां क्या हैं, लागू, लेकिन एक्ट के विपरीत न हो। तो इस प्रकार आपका कुछ हद तक
ये भारतीय विधि में पढ़ाया गया कि कहाँ कहाँ आपका कह सकते हैं कि इन प्रावधानों को समाहित किया गया है। अब आइए, जो मुख्य विद्वान थे हिस्टोरिकल के समाप्त हुए, एक या दो क्वेश्चन बनने का चांस रहता है और अब हमें चलना है आपका अगले कह सकते हैं स्कूल पर, अगली विचारधारा पर, और वह विचारधारा है एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल को विश्लेषणात्मक विचारधारा, आज्ञापक विचारधारा मैंडेटरी स्कूल, या प्रमाणवादी विचारधारा कहा जाता है। यानी कि कई नामों से इसे जाना जाता है। यह विचारधारा तीन वर्गों में बांटी गई है। तीनों के हम विद्वान बताएंगे। इस विचारधारा का मुख्य पहलू ये है कि कानून संप्रभु द्वारा, सावरेन द्वारा जानबूझकर बनाया जाता है, समाज में कानून पाया नहीं जाता। इस विचारधारा का थीम है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सावरेन, विधि संप्रभु का क्या है, समादेश। और अगर कोई व्यक्ति संप्रभु द्वारा दिए गए समादेश को मानने से इनकार करता है तो ये जो सावरेन है वह इसके लिए सेंशन देगा, अनुशास्ति देगा, शास्ति देगा। अर्थात यह विचारधारा इस बात को प्रश्रय देती है कि लोग लॉ का पालन नैतिकतावश नहीं करते, प्रथा के कारण नहीं करते, बल्कि ये जो सावरेन है उसके डर, फियर या भय के कारण करते हैं। और कहावत भी कही जाती है, आपका राजा सो गए, रानी सो गए, लेकिन ये जो दंड का भय है यही 24 घंटा जगता रहता है। और इसी दंड के भय के कारण चोर उचक्के और अन्य अपराधी अपराध करने से डरते रहते हैं। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो यही दंड का भय लोगों के मन से निकल गया है, तो अपराधों में दिन दूना रात चौगुना क्या हो रही है, वृद्धि। आपका यही कारण है कि कानून का डर मने क्या हुआ है, लोगों के मन से ज़्यादातर निकल गया है। कानून क्या उखाड़ लेगा, हम दरोगा जी को मैनेज कर लेंगे, हम न्यायालय को मैनेज कर लेंगे, सबको मैनेज ही कर लेंगे, तो कौन सजा देगा। इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं। आगे चर्चा इस पर की जाएगी। इस विचारधारा का मुख्य एक और पहलू है कि यह विचारधारा आर्ट पर विश्वास नहीं करती बल्कि इज पर विश्वास करती है। इज मतलब है और आर्ट मने क्या होना चाहिए। तो जो नेचुरल स्कूल वाले थे वो बता रहे थे कि ये होना चाहिए, लेकिन यह विचारधारा आपका इज पर विश्वास करती है, क्या वर्तमान में है। तो वर्तमान तथ्यों का ये एनालिसिस आपका विश्लेषण करती है, इसीलिए इसे आपका विश्लेषणात्मक विचारधारा भी कहा गया। तो किस पर विश्वास करेगी, इज पर कि आर्ट पर। आर्ट पर नहीं, इज पर। इस विचारधारा को तीन वर्गों में बांटेंगे हम, और तीन वर्गों में बांटकर इसके कह सकते हैं विद्वानों को पढ़ना है। तो ये जो विचारधारा शुरू की जाएगी डिटेल में, क्योंकि नया चैप्टर है आपका, तो कल आपका एनालिटिकल स्कूल को शुरू किया जाएगा इतिहास बताते हुए। धन्यवाद।